अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखें, हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अगर वो इस तरह के दो एटम्स के दरमियान हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उनके दरमियान काफ़ी फ़र्क हो, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के दरमियान फ़र्क हो, तो उसके बाद वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर बन जाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह से दो पोल्स बन जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। वहाँ पे हमने ये तो देखा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड भी बन सकता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि वो कितना पोलर होगा। इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि जो बॉन्ड पोलर है वो कितना पोलर है। अगर हम इस तरह से बॉन्ड की जो पोलैरिटी है उसको मेजर करते हैं कि उसके अंदर कितनी पोलैरिटी मौजूद है, तो पोलैरिटी जो है इसके इस मेजर को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। यही चीज़ हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम यहाँ पे हमारे पास है डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। इन कंपाउंड सच एज HF वेयर दी बॉन्डेड एटम्स आर फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखें यहाँ पे ये जो आपके पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसके अंदर जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो हाइड्रोजन का एटम है और फ्लोरीन का एटम है, और दोनों जो एटम्स हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स हैं। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द एटम्स इज़ अनइवन। तो यहाँ पे इन केसेस के अंदर जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइवन होती है। अनइवन का मतलब है बराबर नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो हाइड्रोजन है, बल्कि वैसे मिसाल के तौर पे नहीं, वैसे हकीकत में भी ऐसे ही होता है। जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो इनके दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप कहेंगे इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, बराबर नहीं है। अगर हम कहते हैं कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ रहते हैं उतना ही टाइम वो फ्लोरीन की तरफ रहते हैं, तो उस वक्त होती इवन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करेंगे फ्लोरीन के साथ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अनइवन है, ठीक है जी। जब अनइवन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उसके बाद होता क्या है, जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे दूर हटते हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन से दूर हटेंगे तो जिससे दूर हटते हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ड्यू टू दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से या इस वजह से वन एटम कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एक जो एटम होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, और दूसरा जो आपके पास एटम होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ए मॉलिक्यूल विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक हिस्से के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर पार्ट, और इसके दूसरे हिस्से के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, इज़ कॉल्ड ए डाइपोल। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को डाइपोल कहते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करें, यहाँ पे उन्होंने पार्ट का वर्ड यूज़ किया है, एटम का वर्ड यूज़ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जो मॉलिक्यूल है, हम ये जानते तो हैं कि जो मॉलिक्यूल है ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ दो ही एटम्स हों, उसके अंदर दो से ज़्यादा भी एटम्स हो सकते हैं। जब दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं तो उस वक्त जो पार्ट का वर्ड है ये इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे आप इसकी मिसाल भी देख लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका ये जो पार्ट है इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसके अंदर दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये पार्ट इसका पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इसलिए फिर हम एटम का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते थे, हमने यहाँ पे इसलिए पार्ट्स का जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया है। इस पार्ट के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर, और ये जो मॉलिक्यूल का पार्ट है हाइड्रोजन वाला पार्ट, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन वाले के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ गए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक हिस्से के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाइपोल। तो यहाँ से हमारे पास डाइपोल की डेफिनेशन आ गई। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि आप डाइपोल की डेफिनेशन लिखें तो आप डाइपोल की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक हिस्से के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे हिस्से के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम डाइपोल कहते हैं। एंड सच ए मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव अ डाइपोल मोमेंट, और हम ये कहते हैं कि इस तरह का जो मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना इज सेड टू हैव, यानी कि कहा जाता है कि इसके पास है। हैव का मतलब होता है इसके पास है। क्या है इसके पास? डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो डाइपोल है
जो भी मॉलिक्यूल डाइपोल बनता है उसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट है क्या, ये आपको मैं लेक्चर के स्टार्ट में बता तो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड। एक जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी का जो क्वांटिटेटिव मेजर है वो है, ठीक है। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, मिकदार, मेजरमेंट, पैमाइश, यानी कि कितनी मिकदार में जो पोलैरिटी है वो मौजूद है। अगर आप इस चीज़ को मेजर करते हैं, इस चीज़ की पैमाइश करते हैं, तो इसको आप कहते हैं डाइपोल मोमेंट है ये, ठीक है। और ए मॉलिक्यूल, किसी भी बॉन्ड के अंदर या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपने जब पोलैरिटी को क्वांटिटेटिवली मेजर करना होता है, पोलैरिटी को आपने मेजर करना होता है, पैमाइश करनी होती है कि कितनी पोलैरिटी मौजूद है, तो उस वक्त आप कहते हैं कि हम डाइपोल मोमेंट मेजर कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो उसको फिर आप डाइपोल मोमेंट कहते हैं। द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक HF, HCl, HBr, HINO, etc. are directed from the positive ends to negative ends as in figure 3.5। जैसे कि हमें फिगर 3.5 के अंदर दिखाया गया है, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हों, इनके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं, इनकी डायरेक्शन के बारे में हमें अब यहाँ पे एक रूल बताया हुआ है। हमने ये तो देख लिया कि डाइपोल मोमेंट क्या है, ये पोलैरिटी की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है। उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन भी तो होगी, डायरेक्शन इसकी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ, ठीक है। आर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव एंड्स टू नेगेटिव एंड्स। पॉजिटिव एंड्स वो हिस्से होते हैं मॉलिक्यूल्स के जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव एंड्स मॉलिक्यूल के वो हिस्से होते हैं जिनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव है उससे आपका डाइपोल मोमेंट उस तरफ डायरेक्ट करेगा, उस तरफ इसकी सिमत होगी जिस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डाइपोल मोमेंट इज़ मेजर्ड इन डी बाई यूनिट। इसको आप डी से डिनोट करते हैं। जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है इसको हम डी बाई यूनिट जो है, इसका जो यूनिट है वो डी बाई है, और इस डी बाई को आप डी से डिनोट करते हैं। हायर डाइपोल मोमेंट इंडिकेट्स हायर पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा, पोलैरिटी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उतनी ही ज़्यादा होगी। साफ ज़ाहिर है, हमने क्योंकि पहले कह दिया है कि जो डाइपोल मोमेंट है ये असल में पोलैरिटी की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, तो जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतनी ही पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें, जो उन्होंने बात की थी फिगर 3.5 की, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो HF है उसके मॉलिक्यूल को दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन HF इज़ हायर नियर द F एटम। अब जो फ्लोरीन का एटम है इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा है। एंड द डाइपोल मोमेंट इज़ डायरेक्टेड फ्राम H टू F। तो इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो हाइड्रोजन से फ्लोरीन वाले एटम की तरफ है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है ये फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को, ठीक है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे उसी तरफ डाइपोल मोमेंट जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, जाहिर सी बात है वो उस एटम की तरफ जाएंगे वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डेंसिटी ज़्यादा नज़र आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की फ्लोरीन की तरफ, तो इसीलिए आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो फ्लोरीन की तरफ जाएगा, ये उसकी डायरेक्शन होगी। इस तरह से आप डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप ये शो कर रहे हैं इस एरो की हेल्प से कि जो डाइपोल मोमेंट है वो हाइड्रोजन से फ्लोरीन की जानिब जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे एक पैराग्राफ, इसको देख लेते हैं। फॉर कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 2 एटम्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं, मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन कंपाउंड्स के, उनके अंदर 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। द डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट होता है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, आगे आ रहा है यहाँ पे। द डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज़ 1.85 डी बाई। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है इस तरह से, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 1.85 डी बाई होता है, विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द एंड हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स to the end with oxygen atom as in the structure shown in figure 3.6। अब देखें यहाँ पे अगेन उन्होंने एंड का वर्ड यूज़ किया है। जो पानी के अंदर डाइपोल मोमेंट है वाटर के अंदर, वो कहाँ से कहाँ तक डायरेक्ट करता है, इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द एंड हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि वो हिस्सा, वो एंड, वो किनारा जहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उस तरफ से डाइपोल मोमेंट किधर जाता है, उस एंड के ऊपर जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं पानी के मॉलिक्यूल को। अब देखिए, हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था कि जो पोलैरिटी होती है उसका ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है डाइपोल मोमेंट। अब देखें, ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये इस ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन
जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो डाइपोल मोमेंट है इस बॉन्ड का वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ऑक्सीजन की डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास बॉन्ड है, इस बॉन्ड का भी डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ऑक्सीजन की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है उसको ऑक्सीजन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब देखें, एक ये आपके पास डाइपोल मोमेंट है इस बॉन्ड का, एक ये आपके पास डाइपोल मोमेंट है इस बॉन्ड का। तो दोनों जो डाइपोल मोमेंट हैं ये जब अपना कंबाइंड इफेक्ट दिखाएंगे तो उस कंबाइंड इफेक्ट को आप इस तरह से इस एरो की हेल्प से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये वाला एरो ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, ये एरो इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला एरो इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को दिखा रहा है। तो इन दोनों बॉन्ड्स के जो डाइपोल मोमेंट्स हैं, ये दोनों एरोस, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आपको इस एरो की हेल्प से मिल रहा है। ठीक है, तो आपके पास पूरा जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसके अंदर अगर आप कंप्लीट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो कंप्लीट डाइपोल मोमेंट इस पूरे मॉलिक्यूल का वो ये है। और ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है ये इस किनारे से इस किनारे तक है। ठीक है, ये कौन सा किनारा है, ये किनारा है आपके पास जहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और ये कौन सा किनारा है, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हर बॉन्ड का अलग-अलग डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट इन बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट से अलग होगा। ठीक है, अब देखें ये जो डाइपोल मोमेंट्स हैं दोनों, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये डिफरेंट लाइंस के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स अपने आप को कैंसिल कर देंगे, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को ये ज़ीरो कर देंगे। वो केसेस आगे आएंगे, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो इस केस के अंदर ये जो दोनों आपके पास डाइपोल मोमेंट्स हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को ज़ीरो नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है वो आपको इस फॉर्म के अंदर मिल रहा है। और ये डाइपोल मोमेंट है कितना पानी के मॉलिक्यूल के अंदर, वो ये है 1.85 डी/। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जो पानी का मॉलिक्यूल है इसके अंदर डाइपोल मोमेंट इसलिए है क्योंकि ये लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब है एक लाइन के अंदर ये नहीं है। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि एक लाइन में अगर होता तो फिर क्या होता। ए लीनियर H2O मॉलिक्यूल, यानी कि लीनियर पानी का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होता, HOH अगर इस फॉर्म के अंदर होता, हाइड्रोजन एक इधर लगा होता, एक हाइड्रोजन बिल्कुल इधर लगा होता। ठीक है, तो फिर क्या होता, वुड हैव ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। तो उसके बाद इस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ वुड हैव ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, तो इस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता। किस मॉलिक्यूल का ज़ीरो होता, ये लीनियर H2O मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे ना होता, ये हाइड्रोजन इधर ना होता, ये हाइड्रोजन इधर सीधा साथ लगा होता, ये हाइड्रोजन भी इधर साथ सीधा लगा होता, तो उसके बाद इन दोनों के जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाता। ठीक है, द नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू, अब ये जो इसकी नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल की, शोज दैट वाटर इज़ ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो ये शो कर रही है कि पानी का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन लीनियर है, यानी कि सीधी लाइन के अंदर इसके एटम्स इस तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये वी शेप मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स रिवील दैट द वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ वी शेप्ड स्ट्रक्चर। अब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि जो पानी का मॉलिक्यूल है वो वी शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर है। इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स, SO2 has a dipole moment of 1.61 dBi and in opposite direction to that in water। अब देखें जो H2S है, बल्कि आपके पास SO2 है, SO2 के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो पानी से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। देखें पानी के अंदर डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ तक था, पानी के अंदर जो डाइपोल मोमेंट था वो उस किनारे से शुरू हो रहा था जिसके अंदर 2 एटम्स थे, और उसको ना किनारे के ऊपर जा रहा था जिसके अंदर सिर्फ एक एटम था। लेकिन जो SO2 है इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, उस एंड से शुरू हो रहा है जिसके अंदर एक एटम है, और उस एंड तक जा रहा है जिसके अंदर 2 एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, लेकिन SO2 के अंदर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इस साइड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस एंड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं SO2 के अंदर। तो इसीलिए हम जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इसलिए इसका, क्योंकि पॉजिटिव एंड इस तरफ है, नेगेटिव एंड इस तरफ है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन के अंदर आपको ऊपर से नीचे मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, वजह यह है कि जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से ज़्यादा होती है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर्स हैं उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे ऑक्सीजन के एटम्स, इसीलिए इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपको डाइपोल मोमेंट नज़र आ रही है इन
दो जो यहाँ पे बॉन्ड्स है पे डबल बॉन्ड इसका डाइपोल मोमेंट है, और ये जो आपको डाइपोल मोमेंट नज़र आ रही है इन डबल बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट है, इस डबल बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, जैसे आपने इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये दिखाया था, उसी तरह से इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये है, नीचे होगा। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं उसी डायरेक्शन के हिसाब से आपने इसको बनाना है। यहाँ पे देखें दोनों एरोज ऊपर वाली साइड के ऊपर थे तो आपने डाइपोल मोमेंट ऊपर बनाया, यहाँ दोनों एरोज नीचे आ रहे हैं तो आपने डाइपोल मोमेंट को नीचे बनाया। ठीक है जी। In contrast, SO2 has a dipole moment of 1.61 dBi and in opposite direction to that in water. Water की निस्बत ये opposite direction में है इसका dipole moment. H2S is also a non-linear molecule as the individual bonds are polar but they don't cancel each other's dipole moment and the overall molecule has some dipole moment. अब यहाँ पे उसके बाद H2S जो है उसकी भी एग्जांपल उन्होंने दे दी है। जो H2S होता है वो भी इसी तरह से होता है, S होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास दो H साथ लगे होते हैं, और उसके बाद होता ये है ये एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है इसीलिए इसके जो डाइपोल मोमेंट्स फिर बनेंगे वो भी अपने आप को यानी कि एक दूसरे को वो कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल उस वक्त करते हैं अगर इस तरह से एस होता, इधर एच लगा होता और इधर एच लगा होता तो फिर चांस था कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते थे डाइपोल मोमेंट्स, लेकिन क्योंकि ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर H2S मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसके भी डाइपोल मोमेंट्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते और ओवरऑल हमें इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप इस डायग्राम को भी देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का उन्होंने मैप हमें दिखाया है। रेड रिप्रेजेंट्स द रिच ऑक्सीजन रीजन। ये जो रेड है इसका मतलब है रिच ऑक्सीजन रीजन। रिच किसके अंदर है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। एंड ब्लू रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड। और ये जो ब्लू है ये वो किनारा है जो हाइड्रोजन वाला किनारा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। डाइपोल मोमेंट इज़ फ्रॉम ब्लू टू रेड। जो डाइपोल मोमेंट है वो ब्लू से रेड के ऊपर है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाते हैं डाइपोल मोमेंट भी उसी तरफ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ, इसको देख लेते हैं। However, some molecules have net zero dipole moments as the symmetry in their structures causes the cancellation of the individual bond moments. अब देखें ताहम यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका नेट ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, यानी कि उनके जो इनफरादी या उनके जो अलग-अलग डाइपोल मोमेंट्स हैं डिफरेंट बॉन्ड्स के उसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उनको जब हम उनका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं तो हमें वो ज़ीरो नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपके पास मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट है ज़ीरो। ठीक है जी। एज द सिमेट्री इन देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि उसकी वजह, अच्छा उसकी आगे वजह आ रही है एज के बाद, एज द सिमेट्री इन देयर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर ऐसी सिमेट्री मौजूद होती है, काजेज द कैंसिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स, जिसकी वजह से उनके जो अलग-अलग बॉन्ड के मोमेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब ये सिमेट्री कैसे कैंसिल करती है हम आगे अभी ये चीज़ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बेरिलियम क्लोराइड is a linear molecule having two similar chlorine atoms on both sides of the central atom at 180 degrees। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो BeCl2 है ये इस तरह का मॉलिक्यूल है कि बेरिलियम सेंटर में है और दोनों साइड के ऊपर क्लोरीन लगे हुए हैं, और ये दोनों क्लोरीन जो है ये 180 डिग्री के एंगल के ऊपर लगे हुए हैं। इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्रीज का बनता है, तो इसीलिए इनके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल बेरिलियम क्लोरीन बॉन्ड मोमेंट्स आर कैंसल्ड आउट एज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन अमाउंट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेरिलियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनके जो मोमेंट्स होते हैं डाइपोल मोमेंट्स वो कैंसिल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लेकिन वो हैं इक्वल इन अमाउंट, तो इसलिए फिर ये कैंसिल हो जाते हैं। अब किस तरह से कैंसिल होते हैं? यहाँ पे आपके पास है बेरिलियम, यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन, यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन। हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बेरिलियम की कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो डाइपोल मोमेंट उसकी तरफ जाएगा, इधर जाएगा डाइपोल मोमेंट, और इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा। तो दोनों जो डाइपोल मोमेंट्स हैं डायरेक्शन में अपोजिट हैं। ठीक है, डायरेक्शन में अपोजिट हैं लेकिन अमाउंट में इक्वल है। कैसे अमाउंट में इक्वल है? क्योंकि दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो एक ही तरह के एटम्स के दरमियान है, तो इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट हमें जो डाइपोल मोमेंट मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। क्यों ज़ीरो मिलेगा? इसकी सिमेट्री की वजह से, इसकी जो बनावट है, जो इसकी साख्त है, उसकी वजह से हमें इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो मिला है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, सिमिलरली CCl4। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक कार्बन का एटम है, 4 क्लोरीन के एटम्स हैं, हैज़ 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स। अब ये जो आपके पास CCl4 है इसके अंदर 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स हैं, यानी कि इस तरह से आपके पास कार्बन होता है और इसके 4 साइड्स के ऊपर आपके पास क्लोरीन के एटम्स लगे होते हैं इस तरह से। ठीक है जी। हैज़ 4 CCl बॉन्ड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू हैव हाई पोलैरिटी
ड्यू टू ए लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एटम्स। अब ये जो आपके पास बॉन्ड्स होते हैं इनके दरमियान पोलैरिटी मौजूद होती है क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के जो एटम्स हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस है, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है। तो इसीलिए इन दोनों के जो बॉन्ड्स बनते हैं CCl वाले बॉन्ड्स, मतलब चारों इसके अंदर जो बॉन्ड्स होंगे कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड्स, उनके दरमियान पोल्स बन जाएंगे या फिर वहाँ पे पोलैरिटी आ जाएगी या फिर वहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स होंगे। द बॉन्ड मोमेंट्स एसोसिएटेड टू द 4 CCl बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड इन सच ए वे दैट दे कैंसल ईच अदर। अब यहाँ पे अगेन वही बात आ रही है, सिमेट्री इनकी इस तरह से है CCl बॉन्ड्स की। आगे यहाँ पे इसकी डायग्राम भी आ रही है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे सिमेट्री इस तरह से है कार्बन और क्लोरीन के जो एटम्स हैं उनकी, कि इनके जो अलग-अलग डाइपोल मोमेंट्स बनते हैं, चारों डाइपोल मोमेंट्स वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 मिलता है। ठीक है जी, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द CCl4 मॉलिक्यूल इज 0 मेकिंग इट अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो हमारे पास CCl4 का मॉलिक्यूल है इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। जब ये 0 है तो उसके बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है जी, आगे ये लिखा हुआ है इसी मॉलिक्यूल के बारे में, द CCl4 मॉलिक्यूल इज़ परफेक्टली टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल का मतलब ये है कि इसकी चारों तरफ क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो एक ख़ास तरह से लगे हुए हैं, तो ये टेट्राहेड्रल है। और इसके टेट्राहेड्रल होने की वजह से चारों डायरेक्शन में इसकी क्लोरीन होने की वजह से इसके जो इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो आपको नेट डाइपोल यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, सिमिलरली BF3। यहाँ पे BF3 जो है सेंटर में इसकी बोरोन है और इसके तीनों तरफ जो है वो फ्लोरीन के एटम्स लगे हुए हैं। हैज़ ए ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अभी जो ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि ट्राइगोनल का मतलब है कि इसके 3 कोने हैं और उसके बाद प्लेनर का मतलब है कि एक ही प्लेन के अंदर है ये। ठीक है, प्लेन का क्या मतलब है, प्लेन का मतलब है अगर आप इसको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो जो स्क्रीन का प्लेन है ये इसके तीनों जो 7 एटम जुड़े हुए हैं ये स्क्रीन के प्लेन के अंदर ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो फ्लोरीन का एटम है ये स्क्रीन के बाहर वाली साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ हो, या फिर ये वाला जो फ्लोरीन का एटम है स्क्रीन के पीछे वाली साइड के ऊपर थोड़ा झुका हुआ, ऐसा नहीं है। जो आपको स्क्रीन का प्लेन नज़र आ रहा है ये इसी तरह से यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन के अंदर मौजूद है, तो ये प्लेन के अंदर एक ही प्लेन में, इसलिए प्लेनर है। और उसके बाद सिमेट्रिकल भी हैं कि तीनों जो इसके एंगल्स हैं वो आपस में ये बराबर हैं। ठीक है, तो देखें अब ये क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसका BF3 का, तो उसके बाद यहाँ पे ये इसका रिजल्ट निकलेगा एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज़ आल्सो 0। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट इसी वजह से 0 है जिस वजह से CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 था। एज अ रूल, एक असूल के तौर पे, दी मॉलिक्यूल्स दैट हैव सेम लाइगेंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके लाइगेंड्स एक जैसे होते हैं, एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विद द सेंट्रल एटम, यानी कि जो सेंट्रल एटम है इसके साथ जो एटम इनके या फिर मॉलिक्यूल एक जैसे जब जुड़े होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो बोरोन है उसके साथ लाइगेंड्स एक जैसे हैं, फ्लोरीन है, और जो कार्बन है इसके साथ भी लाइगेंड्स चारों सेम हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो फिर होता क्या है, इन रेगुलर ज्योमेट्री, जब एक रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर होता है, रेगुलर ज्योमेट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल है, ये भी रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर है, और उसके बाद ये जो आपके पास बेरिलियम क्लोराइड आपको नज़र आ रहा है ये भी रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर है। ठीक है, यानी कि इरेगुलरिटी इसके अंदर कोई नहीं है, ये बिल्कुल ख़ास तरतीब के अंदर मौजूद है। तो उसके बाद होता क्या है, द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स में नॉट बी 0। तो यहाँ पे होता ये है कि जो अलग-अलग डाइपोल मोमेंट्स हैं, इंडिविजुअल का मतलब है इनफरादी तौर पे अलग-अलग जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो हो सकता है कि नॉन 0। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है मे नॉट बी 0, हो सकता है वो 0 ना हो, बट द मॉलिक्यूल हैज़ नेट डाइपोल हैज़ नेट 0 डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। ठीक है, एज शोन इन फिगर 3.7 सच मॉलिक्यूल्स आर सेट टू बी नॉन पोलर। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे आप अगर देखें तो हमारे पास ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये इस फॉर्म के अंदर हैं कि इनके अंदर अलग-अलग तो आपके पास डाइपोल मोमेंट्स हैं, लेकिन इनके ये जो डाइपोल मोमेंट्स हैं ये पोजीशन इनकी इस तरह से है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इनके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो 0 डिबाई हैं तीनों के। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें नीचे यही लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स इन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स BeCl2, BF3 एंड CH4 आर कैंसल्ड आउट टू गिव 0 नेट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे देखें H नहीं है, यहाँ पे Cl है, Cl4 है, H की जगह Cl4 है क्योंकि यहाँ पे Cl इसके साथ लगे हुए हैं, तो H की जगह हमारे पास Cl है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्विक चेक 3.4 है, इस क्विक चेक को हम क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पार्ट ए है, कैन यू एक्सप्लेन वाई CO हैज़ अ डाइपोल मोमेंट। क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है, बट कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट हैव एनी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्यों है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर नोट करें कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसके स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे, जहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था।
जहाँ पे हमने डेटे बॉन्ड पढ़ा था तो हमने कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके अंदर बनता है डेटे बॉन्ड। यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर आप ये देखें कि ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसके बाद डाइपोल मोमेंट आना चाहिए इधर। लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक्सेप्शन ये है कि इसका जो फार्मल चार्ज है वो -1 बनता है, इसका फार्मल चार्ज +1 बनता है। तो इसका क्योंकि फार्मल चार्ज -1 है, इसका फार्मल चार्ज +1 है, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ है। ठीक है, बड़ा उल्टा काम हो गया है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी तरफ डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से डाइपोल मोमेंट है। मैं आपको फार्मल चार्ज इसका कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कार्बन का फार्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला हमारा जो लेक्चर है, यानी कि इससे पिछला लेक्चर, बल्कि उससे भी पिछला लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उनके अंदर एक्सपेंडेड ऑक्टेट कैसे करते हैं जो सेंट्रल एटम्स हैं, वहाँ पे हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला डिटेल में देखा था, आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें। इसका आपको मैं फार्मल चार्ज कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। कार्बन का जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में 4 होते हैं। यहाँ पे कार्बन जो है उसने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, बल्कि इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के यहाँ पे कितने हैं, वो 2 हैं। कार्बन ने यहाँ पे देखें बॉन्ड्स कितने बनाए हुए हैं। अब देखें जो कार्बन है यहाँ पे उसने जो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं वो 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। एक ये डेटे बॉन्ड है, ठीक है, ये जो रेड एरो है इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे पेयर इस बॉन्ड के अंदर इस्तेमाल हो रही है सारा ऑक्सीजन ने दिया ये वाला पेयर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 3 इसने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 4 - 5 तो -1, ये -1 जो है ये इसके ऊपर फार्मल चार्ज है। ठीक है जी। उसके बाद जो ऑक्सीजन, इसका फार्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जो ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में होता है उसके अंदर जो हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 होते हैं। यहाँ पे इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसने बॉन्ड्स कितने बनाए हुए हैं, 1 2 और 3, इसने 3 यहाँ पे बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो 6 - 5 = +1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज है। तो इस फॉर्मल चार्ज की वजह से डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और एक यहाँ पे डेटे बॉन्ड है, जिसकी वजह से हालांकि ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जो कार्बन है इसके ऊपर फार्मल चार्ज -1 है, ऑक्सीजन के ऊपर फार्मल चार्ज जो है +1 है। इसीलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इंग्लिश में आप ऐसे बता सकते हैं, द लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल या फिर CO मॉलिक्यूल इज एज फॉलोइंग। ये आप इसका लेवल स्ट्रक्चर लिखेंगे। उसके बाद आप इन दोनों का जो फॉर्मल चार्ज है वो कैलकुलेट करके दिखाएंगे, जैसे आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ क्या है, इसकी डिटेल क्या है, डेटे बॉन्ड क्या है, ये सारा मैं पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। जो हमारा चैप्टर 3 का पहला लेक्चर था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, फिर दूसरा लेक्चर देखें और फिर तीसरा देखें, फिर उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आएँ, तो आपको तभी ये चीज़ें सारी इंटरकनेक्ट होकर तभी अच्छे से समझ आएंगी। तो यहाँ पे देखें, आपने इसका जवाब ऐसे देना है, द लेवल स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल इज एज फॉलोइंग। आपने इसका ये लेवल स्ट्रक्चर लिखना है। उसके बाद फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, कार्बन का +1 आएगा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। उसके बाद ऑक्सीजन का वो -1 आएगा। आपने उसके बाद ये कहना है, ऑल्दो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, but carbon has formal charge -1 and oxygen has formal charge +1, that is why the dipole moment is from oxygen to carbon। ठीक है, तो आपने उसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO है इसका तो बता दिया कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है। और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप अब ये बताएं कि जो CO2 है उसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कैन यू एक्सप्लेन वाई CO हैज़ डाइपोल मोमेंट। हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, बट CO2 डज नॉट हैव एनी। लेकिन जो CO2 है इसके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो वो आप कैसे बताएंगे, वो इस तरह से बताएंगे कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से। तो आप ये दिखाएंगे कि आपके पास जो कार्बन है उसके साथ जो ऑक्सीजन के 2 एटम्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स भी होंगे, 2 इसके ऊपर होंगे, 2 इसके ऊपर होंगे। ठीक है, जो ऑक्सीजन के एटम्स जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो एक लीनियर ज्योमेट्री के अंदर है। ठीक है, वो लीनियर फॉर्म के अंदर है, तो इसलिए जो इसके डाइपोल मोमेंट्स बनेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। किस तरह से बनेंगे, अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होंगे, एक इधर होगा और एक डाइपोल मोमेंट इधर होगा। ये मिकदार में बराबर होंगे दोनों डाइपोल मोमेंट्स, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट डाइपोल मोमेंट आपको 0 मिलेगा। आप ये कहेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल या फिर CO2 मॉलिक्यूल इज एज फॉलोइंग। आप इसका ये स्ट्रक्चर दिखाएंगे। आप कहेंगे द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दीज बोथ डाइपोल मोमेंट्स
या फिर बोथ ऑफ दीज डाइपोल मोमेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज वाई दे बोथ कैंसल ईच अदर एंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज जीरो। तो आप इस तरह से इसका इंग्लिश में भी जवाब लिख सकते हैं। तो दोनों के जो जवाब हैं ये आपको मैंने इंग्लिश में भी बता दिए, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हमारा पार्ट बी है ये हमने पहले देख लिया हुआ है। डू यू थिंक दैट इंडिविजुअल बॉन्ड्स इन CCl4 आर पोलर? क्या आप ये सोचते हैं कि जो अलग-अलग बॉन्ड्स हैं CCl4 के अंदर वो पोलर हैं या पोलर नहीं है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो पोलर हैं। इसका जो पूरा जवाब है ये अभी आपको मैं यहाँ पे इसके पीछे निशान लगवा देता हूँ, ये अभी हमने पढ़ लिया है सारा। क्या आप ये सोचते हैं कि जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं CCl4 के अंदर वो पोलर हैं? तो आप यहाँ पे जवाब लिखेंगे यस, इंडिविजुअल बॉन्ड्स इन CCl4 आर पोलर। उसके बाद आप कहेंगे, बल्कि आपको ये उन्होंने पूछा एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है उसकी बेस के ऊपर ये बताना है व्हाट अबाउट द पोलैरिटी ऑफ ओवरऑल CCl4 मॉलिक्यूल। ठीक है, बल्कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो अलग-अलग बॉन्ड्स हैं CCl4 के वो पोलर हैं या नहीं, तो आपने बताना कैसे? आपने बताना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? आप कहेंगे CCl4 बॉन्ड्स आर इंडिविजुअल, या फिर आप कहेंगे इंडिविजुअल बॉन्ड्स इन CCl4 मॉलिक्यूल, या फिर इंडिविजुअल CCl बॉन्ड्स, ऐसे लिखेंगे। इंडिविजुअल CCl बॉन्ड्स आर पोलर बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ दी एटम्स। अब किस तरह से डिफरेंस है देखें, जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। तो 3 में से अगर आप 2.5 को माइनस करें तो जवाब आता है 0.5। 0.5 जो है ये 0.4 से ज़्यादा है। हम जानते हैं 0.4 से जब ज़्यादा फ़र्क आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो जो आपके पास बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर बन जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है कार्बन और क्लोरीन का वो 0.5 है, 0.4 से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे इसलिए इंडिविजुअल बॉन्ड्स जो है ये आपके पास होंगे पोलर। ठीक है, व्हाट अबाउट द पोलैरिटी ऑफ ओवरऑल CCl4 मॉलिक्यूल। जो ओवरऑल CCl4 मॉलिक्यूल है इसकी पोलैरिटी क्या होगी? तो इसकी पोलैरिटी के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, बल्कि आप इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट करें और उसके बाद आप इसका जवाब यहाँ तक ले जाएं। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Similarly, CCl4 has 4 Cl bonds which are expected to have polarity due to large electronegativity difference between C and Cl atoms। अब यहाँ तक तो आप ये लिख लेंगे कि C और Cl के जो एटम्स हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ज़्यादा। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो आपने यहाँ पर लिखना भी है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है 0.5। इसकी वजह से जो आपके पास ये बॉन्ड्स हैं वो पोलर होंगे। इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5 and electronegativity of chlorine is 3. So the difference between electronegativity is 0.5 which is greater than 0.4. That is why the individual bonds of chlorine are carbon, या फिर आप ये कहेंगे the individual C and Cl bonds are polar in nature। ये आप यहाँ तक स्टॉप कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, the bond moments associated to the 4 CCl bonds are directed in such a way that they cancel each other। वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द CCl4 मॉलिक्यूल इज जीरो मेकिंग इट अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसीलिए जो CCl4 का जो मॉलिक्यूल है उसके नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा, जिसकी वजह से जो आपके पास मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप ये भी आगे लाइन लिख सकते हैं कि आपके पास जो CCl4 मॉलिक्यूल है ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, यानी कि इसकी चारों तरफ जो है वो परफेक्टली क्लोरीन के एटम्स जो वो जुड़े हुए हैं। आप ये भी साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो बी पार्ट है उसका जवाब हो गया। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट है, इसके अंदर आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पोलर और नॉन पोलर। क्या ये नीचे जो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए ये पोलर हैं या पोलर नहीं है? ब्रीफली गिव रीजंस। आपने अब इसकी रीज़न बतानी है। इसके अंदर मैं कुछ काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ और कुछ काम आपको मैं करके दे रहा हूँ। आपके लिए मैं काम ये छोड़ रहा हूँ, इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ आपने देखनी है और उनके दरमियान जो फ़र्क है वो आपने यहाँ पे अब खुद लिख लेना है। आप यहाँ पे कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चले आपको इसका मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है 2.1 और जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है वो होगा 1.9। आप कहेंगे इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है वो क्योंकि 1.9 है इसलिए ये पोलर है। आप कहेंगे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज 1.9 बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। दैट इज वाई द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन या फिर द बॉन्ड इन HF मॉलिक्यूल इज पोलर। उसके बाद आप इसको देखेंगे, इसके अंदर अब देखें यहाँ पे कार्बन के साथ 4 एटम्स ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी कार्बन के साथ 4 ही एटम जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के साथ जो एटम जुड़े हुए थे वो 4 ही थे। यहाँ भी इसके साथ 4 ही एटम जुड़े हुए हैं। इसको आप कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। इस डाइक्लोरोमीथेन के अंदर 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 हमारे पास क्लोरीन जो है
इन 2 क्लोरीन की जगह यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो उसके बाद जो ये डाइपोल मोमेंट्स हैं, यहाँ पे तो चारों डाइपोल मोमेंट्स बराबर थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया था। लेकिन यहाँ पे चारों डाइपोल मोमेंट्स बराबर नहीं होंगे, ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स डिफरेंट होंगे। और उसके बाद कार्बन से हाइड्रोजन तक जो डाइपोल मोमेंट्स होंगे दोनों ये डिफरेंट होंगे, इसलिए एक दूसरे को चारों कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास ये जो डाइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल है इसके ऊपर डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जवाब के लिए, डाइक्लोरोमीथेन के जवाब के लिए आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। उसके बाद आप ये कह देंगे इसके अंदर जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, या फिर जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं वो सारे पोलर हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते क्योंकि इनके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं बॉन्ड्स के वो आपस में बराबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं इनका डाइपोल मोमेंट कुछ और है, और कार्बन और क्लोरीन के जो बॉन्ड्स हैं इनका डाइपोल मोमेंट कुछ और है। इसलिए चारों बॉन्ड्स जो है इनके डाइपोल मोमेंट से एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये पोलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ही आपस में जुड़े हुए होंगे। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े होंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये पोलर नहीं होंगे। उसके बाद जो H2S है ये पोलर होगा। ठीक है, S यहाँ पे है और उसके बाद H यहाँ पे इसके साथ 2 लगे हुए हैं, तो ये पोलर होगा। अब इसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, वो अब यहाँ पे मुझे लगता है हमने ऊपर देखी थी, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ जी, ये देखें, बल्कि ये जो हमारे पास H2S वाला है उसका तो जवाब हमारे पास उन्होंने खुद ही दे दिया है। H2S इज़ आल्सो अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि सीधी लाइन में नहीं है। एज द इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर, क्योंकि इसके जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं वो पोलर हैं, बट दे डोंट कैंसिल ईच अदर्स डाइपोल मोमेंट। लेकिन ये एक दूसरा का जो डाइपोल मोमेंट है ये उसको कैंसिल नहीं करते। एंड दी ओवरऑल मॉलिक्यूल है सम डाइपोल मोमेंट। तो ओवरऑल आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। S होगा यहाँ पे और नीचे H होंगे। जो हाइड्रोजन S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद आपके पास जो सल्फर S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इस तरह से। ठीक है, जिसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह से होगा, ऐसे। ठीक है, अलग-अलग डाइपोल मोमेंट्स ऐसे होंगे, लेकिन जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है ये ऐसे ऊपर होगा हाइड्रोजन से सल्फर की तरफ। तो आप ये कह देंगे क्योंकि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ये नॉन लीनियर है, तो इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो आपके पास मौजूद होगा, और जो अलग-अलग डाइपोल मोमेंट्स है एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो यहाँ से भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं इसके जवाब के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो क्विक चेक 3.4 है ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ साथ हमारा ये जो टॉपिक था डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा इसके अंदर हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम वहाँ पे देखेंगे।